नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। यूपी के चुनावी दंगल का रोमांच अब रोमांच पकड़ने लगा है। वैसे चुनाव जैसे जैसे और नजदीक आएगा, रोमांच पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच जाएगा। बता दें कि वर्तमान सियासी परिस्थितियों के लिहाज से बीजेपी अन्य दलों पर भारी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी अपनी अपनी पार्टी के लिए तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर माहौल बना रहे हैं, वो आने वाले समय में समीकरणों को बदल भी सकता है। खैर, सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाएगी, ये मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलते हैं गोंडा जिले के कटरा विधानसभा क्षेत्र और देखते हैं यहां कौन कितना मजबूत है और मतदाताओं का झुकाव किस ओर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का सफर। विकास के मामले में पिछड़ा गोंडा जिला अभी पूरी तरह से भगवा में है। यहां की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आज हम जिस कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में आपको लेकर चल रहे हैं, वो भी बीजेपी का गढ़ है। हालांकि 2002 और 2007 में यहां सपा बीजेपी पर भारी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने न सिर्फ वापसी की बल्कि दमदार ढंग से यहां जीत हासिल कर विरोधियों को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि इस बार समीकरण पहले के मुकाबले काफी अलग है। वहीं जिस तरह सपा और कांग्रेस कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जीत की राह यहां आसान नहीं है। खैर, कटरा बाजार के तमाम समीकरणों को लेकर विस्तार से बात करें उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा? बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी या फिर सपा, कांग्रेस और बसपा में से किसी एक की मेहनत रंग लाएगी? गुजरते वक्त के साथ इसे लेकर रोमांच लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल जीत हासिल करने के लिए सभी दल दमदारी के साथ मैदान में डटे हुए हैं। गोंडा जिले की कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में भी माहौल पूरी तरह से चुनावी है। कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वैसे कटरा बाजार सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। ऐसे में उसे हराना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। 2017 में बीजेपी के भवन सिंह ने सपा के बैजनाथ को 30,811 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी, जबकि 2012 में बीजेपी के ही भवन सिंह ने बसपा के मसूद आलम को 6,947 वोटों के मार्जिन से हराया था। वहीं इसके पहले 2007 और 2002 में कटरा बाजार सीट पर सपा ने कब्जा जमाया था। दोनों बार बैजनाथ दुबे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। आपको बता दें कि बसपा की जीत का इस सीट पर अब तक खाता नहीं खुल सका है, जबकि कांग्रेस को आखिरी बार 1989 के चुनाव में कामयाबी मिली थी। कटरा बाजार विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सवर्ण और दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ के चुनाव में जीत के समीकरण पर मुस्लिम वोटर प्रभाव डालते हैं। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक क्षेत्र में कुल मतदाता 3,60,000 से ज्यादा हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 लाख के करीब, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 1,60,000 के आसपास है। नजर अगर क्षेत्र की समस्याओं पर डालें तो गोंडा जिले की अन्य सीटों की तरह ही कटरा बाजार में भी जनता की परेशानियां कम नहीं हैं। कई जगह सड़कों का बुरा हाल है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में क्षेत्र की तस्वीर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बेहतर इलाज और शिक्षा के लिए लोग आज भी गोंडा शहर या अन्य जिलों का रुख करते हैं। इसके अलावा रोजगार की स्थिति बहुत ही खराब है। उद्योग धंधे कम होने के चलते बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। खैर, इन सबके बीच कटरा बाजार में क्या एक बार फिर कमल खिलेगा या 22 का रण किसी और दल का प्रत्याशी जीतेगा, ये देखना अहम होगा। गोंडा से अरशद फारूकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो गोंडा जिले की कटरा बाजार विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे कटरा बाजार के संवाददाता अरशद फारूकी से। और वहीं इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत राव से, जो कि लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले अरशद का रुख कर लेते हैं। अरशद, क्या माना जाए, क्योंकि
कमल यहाँ से हमेशा खिलता आया है। 2002-2007 में हमने तस्वीर बदली हुई देखी। 2022 की आखिर तस्वीर क्या कहती है? क्या कहते हैं यहाँ के मतदाताओं का मन किस तरह का है? क्या यहाँ पर बीजेपी की राह इस बार आसान नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। बता दें आपको, ये विधानसभा गोंडा की जो 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाओं में सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है कटरा बाजार। बहरहाल कटरा बाजार की आबादी भी बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी विधानसभा होने के नाते तमाम मुद्दे हैं यहाँ, तमाम ऐसे जो जल्द मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे तमाम चुनाव अक्सर होते रहे, जहाँ लगातार सपा 2 बार, 2002 या 2007 की बात की जाए तो लगातार सपा ने यहाँ कब्जा अपना जमाए रखा था। उसके बाद फिर लगातार बीजेपी ने, और बीजेपी यहाँ रही, 7 विधानसभा सीट पे इस समय भी मौजूद है। जो विधायक है यहाँ के बावन सिंह, उनका साफ तौर पे हमेशा कहना रहा कि उन्होंने तमाम तरह की योजनाएं हो या जनता तक के हर योजनाओं को पहुंचाया है, तमाम विकास किया है। बहरहाल सपा लगातार बताती है कि इन मुद्दों को ही फेल बताती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात अगर की जाए इस विधानसभा सीट की, तो ये गढ़, बीजेपी का गढ़, अक्सर हमेशा गढ़ माना गया है कि ये बीजेपी का एक गढ़ रहा है, जहाँ से हमेशा 1991 से लेके और अब तक सिर्फ 2 बार ऐसे आए हैं जहाँ पे सपा ने इस पे कब्जा अपना जमाया रहा हो। अर्शद, अगर बात की जाए, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी रही है, तो ऐसे में यहाँ पर मुख्य समस्याएं क्या कुछ हैं और इन 2017 के बाद से यहाँ पर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं बीजेपी की सरकार में? किस तरह का यहाँ पे पूरा ही माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखा जाए 2017 की बात की जाए या उससे पहले की बात की जाए, तमाम सरकारें, दोनों सरकारों के विधायक यहाँ रहे, लेकिन काम की अगर बात की जाए तो काम जनता उन कामों पे मतलब खरा नहीं मानती है उनको। वो विकास का मुद्दा रहा हो या बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, तमाम बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ का रहा है कि यहाँ रोजगार न होने के नाते यहाँ की जो जनता है तो हमेशा पलायन करने, कहीं दूसरे शहरों में पलायन कर रही है और रोजगार ढूंढती नजर आ रही है। और चाहे वो चिकित्सा हो या शिक्षा हो, सारे मुद्दों पे लमसम ये यहाँ के जो जनता का जो साफ तौर पे कहना है, वो सरकारें खरी नहीं उतरी हैं। बिल्कुल अर्शद, आप बने रहिए। और लखनऊ से हमारे साथ प्रशांत राव लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस सीट की अगर बात की जाए तो मुकाबला काफी दिलचस्प है, बीजेपी का ये गढ़ रहा है और जिस तरह से 2022 के लिए हम सभी पार्टियों को देख रहे हैं, उन्होंने सभी ने अपनी कमर कस ली है। इस बार बीजेपी को लेकर किस तरह से मतदाताओं का मन में किस तरह का माहौल है, किस तरह से कटरा बाजार की तस्वीर है, जरा एक बार दर्शकों को बताएं विस्तार से। 1991 से लगातार यहाँ सिर्फ 2 बार बीजेपी को हार मिली। 2007 और 2012 में यहाँ से सपा को सीट मिली और उसके बाद लगातार यहाँ से जो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होती आई है। किसी भी तरीके का कोई भी माहौल बदला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तोड़ना शायद अब मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो राम लहर आई थी तब से वहां से सरकार शुरू हुई है, यानी कि कहा जाए कि विधायक बनना वहां से शुरू हुई है और केवल 2 बार 2007 और 2017 में ही 2012 में वहां से बसपा के बैजनाथ दुबे को सीट मिली और उसके बाद फिर कहा जाए कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता उनको बावन सिंह को वहां से जीत मिली है। तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी से वो जीत चुके हैं। अब जो देखा जाए वहां का जो पूरा चुनावी वातावरण, तो अभी इतना आसान नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से हार का सामना करना पड़े। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस के बड़े नेता वहां लगातार जो भारतीय जनता पार्टी गढ़ तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, तमाम कोशिशें चल रही हैं और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता वहां रहे हैं पूर्व में, विनोद पंडित उर्फ गुड्डू सिंह, उनका देहांत होने के बाद अब नहीं लगता है कि कोई बड़ा चेहरा हो जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी का गढ़ तोड़ पाए। और बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो वहां से मोहम्मद आलम जो थे वो अब बसपा छोड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने केवल 7000 वोटों से शिकस्त दी थी बावन सिंह ने। अब वो पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं, तो अब बहुजन समाज पार्टी में भी इतनी ताकत नहीं लग रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तोड़ पाने में सक्षम हो। जी वर्षा। बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी रही है। 1991 में राम मंदिर विवाद के दौरान भी यहाँ पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, बीजेपी के विधायक थे। लेकिन अगर बात की जाए 2022 में, क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान भी अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। हमने देखा है कि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक ये अमृत का काम यहाँ पर करने वाला एक जड़ी बूटी के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे।
जी बिल्कुल वर्षा देख लीजिए 1991 से लेकर और अब तक का जो वहाँ का बायोग्राफ रहा है वहाँ साफ तौर से सिद्ध हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वहाँ कहा जाए सवर्णों की संख्या है मतदाताओं में, उसके बाद अनुसूचित वर्ग की जो दूसरी संख्या है, तो इस हिसाब से हमेशा अभी राम आस्था जो लहर है उस पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी वहाँ काबिज रही है। लेकिन 2 बार समाजवादी पार्टी ने जो वहाँ जीत हासिल की, उसके बाद फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। अब जो कहा जाए कि कटरा बाजार की जो सीट है, आसपास का जो बाहुल्य इलाका है, क्योंकि सवर्ण में सबसे ज्यादा वहाँ पे जो कहा जाए ब्राह्मण समाज की जो संख्या सबसे ज्यादा है और वही अपने प्रत्याशी का भाग्य का फैसला करते हैं। और जो आस्था हिंदू धर्म की आस्था है, चाहे ब्राह्मण धर्म हो या हिंदू का, आज भी जो लोग हैं वो राम से जुड़े हुए हैं। बहुत दूर अयोध्या नहीं है वहां से, और राजधानी से जो कटरा बाजार जो कहा जाए विधानसभा है वो केवल 70 किलोमीटर के लमसम है। तो वहां इस तरीके का भी माहौल नहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से परिवर्तन संभव हो। हालांकि जो विपक्षी दल है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और राम मंदिर का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन एक चीज सत्य है, मैं आपको बता दूं कि वहां राम मंदिर के मुद्दे के बाद ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जीतती आई है। और इस बार भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां हरा पाना विपक्षी दलों में इतनी कहीं हिम्मत जुटा पाए। और प्रशांत, और देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से आपने भी बताया पूरी तस्वीर, तो ये लग सकता है, अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी की राह यहाँ पर काफी आसान होगी। अरशद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विधानसभा से। अरशद, यहाँ के अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं जिसको लेकर अक्सर विपक्ष जो है घेरता है सरकार को? कौन से ऐसे मुद्दे हैं? अगर मुद्दों की बात करें जो लगातार घिरता नजर आता है, वो यहाँ की बदहाल सड़कें हैं, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो ठीक से ना मिलना, और सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों के लिए है वो आवारा पशुओं का है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेरोजगारी का भी एक मुद्दा सबसे बड़ा सामने आता है इस विधानसभा सीट का, कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो हमेशा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि वो यहाँ लगातार पलायन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक काफी बड़े मुद्दे, मुद्दों में से ये 3 मुद्दे जो है ये सामने नजर आते हैं इस विधानसभा सीट में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरशद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कटरा बाजार विधानसभा सीट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे संवाददाताओं से तमाम जानकारी ले रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ प्रशांत राव जुड़े हुए हैं, संवाददाता, जो इसको लेकर पूरी तरीके से तस्वीर दर्शकों के सामने रख रहे हैं। प्रशांत, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने जिक्र किया इससे पहले भी, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण वोट जो है वो ज्यादा है, लेकिन आज के टाइम पर हम देखें तो मतदाता भी जागरूक है, विकास के मुद्दे पर वोट देना जानता है। तो ऐसे में, क्योंकि ये जो जिला है विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे में कैसे हम ये सोच सकते हैं कि बीजेपी के लिए राह आसान होगी, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है, सरकार भी बीजेपी की रही है, विकास पूरी तरह से यहाँ पर ठप है। हो चाहे पूर्व में बहुजन समाज पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी है, कुछ ना कुछ विकास गोंडा को मिला, क्योंकि गोंडा से हमेशा ही जो विपक्षी दल रहे उनके बड़े चेहरे वहां से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और विधायक बनकर आए हैं। तो गोंडा में विकास, हालांकि जो तराई क्षेत्र है, गोंडा जनपद तराई क्षेत्र, वहां ज्यादातर बाढ़ग्रस्त इलाके रहे हैं, तो वहां किसानों की समस्याएं प्रमुख हैं बाढ़ के तरीके, और उसके साथ ही जो रोडों की समस्याएं बताई जा रही है। आप अपनी आगे बात पूरी कर लीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में।
थैंक यू। अमर जी, लंबे समय से आपके विधायक यहाँ से रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए विकास के मुद्दे पर काफी पिछड़ा हुआ है। इस बार किस तरह से आपकी पूरी रणनीति इस विधानसभा सीट पर? आपको कहाँ विकास कम दिखा? हमारे संवाददाताओं से हमने जाना पूरी तरीके से। विपक्ष भी, अमर जी, आवाज विपक्ष के भी ये आरोप है, विपक्ष भी लगातार मुद्दे इसको लेकर तमाम तरीके से आरोप लगाता रहा है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री एथेनॉल जी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कटरा में दिया है। पूरे कटरा विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया है, स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है, अपनी माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिया है, शौचालय दिया है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली दिया है, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दिया है। हमने अभी पूरे भारत में 80 करोड़ जनता को खाद्यान्न योजना के तहत 1 यूनिट में 10 किलो अनाज देने का काम किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने हर यूनिट पे 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो सरफ देने का काम किया। हमने गरीबों का उत्थान किया है। अब अगर विपक्ष को लगता है कि हमने कुछ काम नहीं किया तो वो तो कहते ही रहेंगे। उनकी हमें चिंता नहीं है। हम गरीबों के लिए जो करते हैं वो आपके सामने दिख रहा है, और जो भी आप विपक्ष कहना चाहे कहे। बिल्कुल, तमाम चीजें आपने गिनाई अमर जी, लेकिन अब क्या माना जाए 2022 में फिर से आप यहाँ पर सरकार बनाने वाले हैं, फिर से आपके विधायक यहाँ रहेंगे और कमल भी खेलने वाला है इस बार? 2022 में सातों की सातों गोंडा विधानसभा, एक की नहीं बात करते, सातों की बात करते हैं। जिला अध्यक्ष गोंडा है तो सातों की बात करते हैं। सातों विधानसभा सीट हम जीत करके अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अमर जी, इस वक्त हमारे साथ सपा जिला अध्यक्ष आनंद स्वरूप यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। आनंद जी, हमारे साथ बीजेपी के भी जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस बार पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन मिलने वाला है, लेकिन किस तरह से आपकी रणनीति है यहाँ पर? हेलो जी, आवाज पहुँच रही है आप तक आनंद जी? हाँ, आ रही। बिल्कुल, हमारे साथ अमर जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। उनकी तरफ 2012 से 17 तक जो हमारे काम हैं उसके ऊपर है, और हम ये तो ख्याली सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल का 7 सीटें जीतने के लिए, भाजपा अध्यक्ष जी, और हमारी 7 की 7 निकलने वाली है। एक बार जनता 2017 में धोखे में पड़ के, लालच में पड़ के जनता ने एक बार इनको बहुमत दे दिया, लेकिन ये कहीं अपना जो है काम करने में जो है कामयाब नहीं रहे। कोई काम नहीं करता है, केवल जुमलेबाजी ही इनकी रही। जनता जब जुमलेबाजी से ऊब चुकी है। लेकिन आनंद जी, अमर जी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हमने वहाँ पर सभी तरह के काम किए, जनता पूरी तरह से खुश है, और आप कह रहे हैं कि ये तो जुमलेबाजी है मात्र। एक सड़क जनपद में ये बता नहीं सकते कि ये भाजपा सरकार में बनी है। जनपद में अमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अमर जी, एक सड़क आप बता दीजिए जो आपके कार्यकाल में बनी, वो सवाल आया है। कौन सी सड़क नहीं बनी है, इनसे ये पूछ लीजिए। नहीं, ये जो बनवाए हैं वो पूछिए इनसे। हाँ, माननीय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय हमने चौमुखी विकास के लिए पूरे भारत में सड़कें बनवाई थी। वो सारी सड़कें हमारी गोंडा में बनी थी। इनको अगर लगता है कि इन्होंने कोई सड़क बनाई है, इनके यहाँ सड़क बनती थी। इनके यहाँ एक पंडित सिंह थे, आज स्वर्गीय हो गए हैं, तो उस समय ये कहते थे कि जो खाता ना वही, जो पंडित सिंह का है वही सही। कि आज डामर डरवाते थे, सड़क बनवाते थे, तीसरे दिन उस पर सड़क उजड़ जाती थी। ये इन लोगों का विकास है। हमारी विकास देख लीजिए, कोई सड़क उजड़ी हुई बता दीजिए, सारा गड्ढा मुक्त हमने कर दिया। ये बता दे, किसी सड़क का नाम लेकर के बता दे, उतवाला रोड बता दे, फैजाबाद रोड बता दे, बहराइच रोड बता दे, लखनऊ रोड बता दे, बगरगंज रोड बता दे, बलरामपुर रोड, कोई रोड ही बता दे जो किसी रोड पे गड्ढा हो। सुन रहे हैं आप? जवाब दीजिए।
नहीं, हमने इनसे पूछा कि कौन सी सड़क, जरा उस सड़क का भारत अटल बिहारी जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने चौमुखी सड़क योजना लागू की थी, वो चतुर्भुज सड़क योजना उनकी बनी हुई है। लेकिन गोंडा जनपद की बात हो रही है, गोंडा जनपद के जिलाध्यक्ष को गोंडा जनपद में कौन सी सड़क बनाए ये बताना। नाम ले लें, हम नाम बता सकते हैं। जड़वल से बलरामपुर ले लीजिए, करनैलगंज से नवाबगंज ले लीजिए, और ये दर्जी कुआं से मनकापुर बबनान ले लीजिए, बबनान रोड से गौरा चौकी ले लीजिए, करनैलगंज से कौड़िया ले लीजिए, कटरा से गोंडा ले लीजिए। एक सड़क का नाम पूछिए, इनसे नाम बताएं कि हमने कौन सी सड़क बनाई। अमर जी नाम बताइए, अगर आपने बनवाई है तो क्या जा रहा है, नाम पूरी तरीके से बता दीजिए। अगर ये तो बता तो रहा हूँ कि अयोध्या से सीधे चले जाइए 4 लेन बहराइच रोड, पूरी बहराइच तक हमारी 4 लेन की सड़क बनी है। वो बसपा के सरकार में बनी है, आपके भाजपा के सरकार में बनी है। नहीं, भाजपा की सरकार की नहीं है। किसके सरकार में बनी है? आपके सरकार में बनी है? सरकार में बनी थी। ठीक है। नहीं, बसपा के सरकार में नहीं बनी थी। कमीशन खाने के चक्कर में आप लोगों ने उस सड़क को रोक रखी थी। भाजपा करके तो वो सड़क बनवाई है। आपके जो नहीं जबरदस्ती न बताइए। एक सड़क जो इस 17 से पूछ लेते हैं, हमारे साथ बसपा से भी जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बसपा से हमारे साथ अरशद फारूकी जुड़ गए हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बसपा से। मनोज जी, सड़कों को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप है। कह रहे हैं कि हमने सड़क बनवाई है, लेकिन सपा का यह आरोप है कि सड़कें बीजेपी के कार्यकाल में नहीं बनी है। किस तरह से आपका मत है? तो बसपा जिला अध्यक्ष मनोज कनौजिया से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं अमर जी और आनंद स्वरूप जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए आनंद जी, सड़कों का अगर बात की जाए, उसके अलावा अगर पलायन का भी मुद्दा है, बीजेपी से मेरा ये सवाल है अमर जी से, पलायन का मुद्दा भी यहाँ पर काफी देखा जाता है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या है? क्योंकि आपने बताया फैक्ट्री भी है, लेकिन आखिर फैक्ट्री है तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं वहां से? पलायन का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, अगर कोई कहता है तो गलत है। आनंद जी क्या कहेंगे, पलायन का मुद्दा नहीं है वहाँ पे? नहीं, कहाँ से पलायन? जिले से बाहर? जी नहीं, जिले के बाहर बहुत से लोग हैं जो यहाँ के कारखानों में, कल कारखानों में नहीं काम किए हैं। वो बाहर अपने जो है प्राइवेट कंपनियों में, कोई लोग सरकारी जगहों पे हैं। वो पलायन नहीं कहा जाएगा। तो भारत के अंदर ही जो कुछ लोग हैं जो वहीं बस गए हैं, कुछ लोग सरकारी विभागों में हैं, कुछ लोग वो सर्विस के लिए बाहर हैं। पलायन का कोई ऐसा मुद्दा नहीं, कोई पलायन नहीं है। चलिए, एक में तो सहमति हुई। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अमर जी, और आनंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम हमसे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। हमारे साथ प्रशांत राव लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर इस पूरी ही सीट की बात की जाए तो आखिर में तस्वीर क्या कुछ कहती है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है, और वहीं सपा कह रही है कि यहाँ पर ना तो सड़कें हैं, विकास भी पूरी तरीके से ठप है। तो ऐसे में किसकी बात सही मानी जाए, इसको लेकर क्या कुछ तस्वीर? देखिए वर्षा, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ज्यादातर काम हुए, क्योंकि उनके भी बड़े चर्चे चेहरे वहाँ पे। विकास भी पूरी तरीके से ठप है, तो ऐसे में किसकी बात सही मानी जाए, इसको लेकर क्या कुछ तस्वीर? देखिए वर्षा, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ज्यादातर काम हुए, क्योंकि उनके भी बड़े चर्चे चेहरे वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस जिले से विधायक थे, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से काम किया था। अब जिस तरीके से जिस सड़क के विवाद को लेकर दोनों जिलाध्यक्ष आपस में भिड़ रहे थे और अपनी अपनी बताने का काम कर रहे थे, लेकिन इन दोनों जिलाध्यक्षों से ये बात पूछी जाती कि आपकी सरकार में किन नए कार्यों को वहाँ बढ़ावा दिया। हमेशा से कहा जाता था बसपा की जब सरकार रही तो सपा ने आने के बाद उनके कार्यों को रोक दिया गया। हालांकि बीजेपी ने एक तरीके से पक्षपात नहीं किया है, जो भी काम चाहे समाजवादी पार्टी का रहा हो या बहुजन समाज पार्टी का रहा हो, उसको पूरा करने का काम किया, कि वो जनहित के मुद्दे थे। और ऐसे में जो वहां विधायक हैं बावन सिंह भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर से कह रहे हैं, उन्होंने जनता के बीच में ये कई बार कहा है कि करीब 300 करोड़ रुपए की उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया है, और जिन सड़कों की बात चल रही है वहां पर, तो उन सड़कों पर मरम्मती का काम अभी जो पूर्व की जो योजनाएं रही है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहा जाए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो फंड जारी किया था, उसमें वहां देखने को मिला
था। हाँ, ये जरूर चीजें रही हैं कि जिस तरीके से जो तराई का क्षेत्र है और बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहां की सड़कें आए दिन खराब हो जाती हैं, क्योंकि जब बाढ़ का समय होता है तो 2-3 महीने रोड बिल्कुल पानी से भर जाती हैं, और उसके बाद जब ट्रैफिक होता है तो वहां टूट जाती हैं, जिसके बाद वहां लापरवाही अधिकारियों की वजह से किसानों को सबसे बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, और इसके साथ ही जो आवागमन का साधन है, बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कई जगह ऐसी सड़कें भी हैं कि पानी के जलभराव के चलते गड्ढे हो जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और जो अधिकारी होते हैं वो फंड के लालच में या फिर कहा जाए कि लापरवाही के चक्कर में उन पर जल्दी काम नहीं कराते हैं, जिसके चलते दोनों पार्टियों के या विपक्ष के नेता हमेशा एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे हैं। लेकिन वर्षा, एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी में अपनी 2022 के चुनाव में हो सकता है कि चेहरे का बदलाव कर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको चलेंगे। नमस्कार।